यूनिट कराऊंगी। यूनिट नंबर 5 मैं आपको 5th यूनिट से स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल एकदम इजी है, इजी बेस पर है, इसलिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। पारिस्थितिकी को बोलते हैं इकोलॉजी, पर्यावरण को बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो अब इसी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके कुछ स्टडी पॉइंट हैं, हम इन्हीं के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है जैसे पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी बोलते हैं। पारिस्थितिकी की शाखाएं यानी इकोलॉजी ऑफ ब्रांचेस, इसे कितनी शाखाओं में बांटा गया है। पारिस्थितिकी का आधुनिक वर्गीकरण, पारिस्थितिकी कर्मता, जीव और पर्यावरण, जलवायवीय कारक, दीप्ति काल, बसंतीकरण, द्रवीय कारक, मृदीय जल, मुरझाना या मिलानी, जैविक कारक और पारस्परिक संबंध। इन सभी टॉपिक्स को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलो, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालनी है हमको पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जीव तथा उसके वातावरण या पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जीव तथा वातावरण यानी हम जंतुओं यानी जीव हम लोगों को के बीच में संपर्क, और वातावरण से जो संपर्क है हम लोगों का, वही पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो 1868 में रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब होता है होम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो अब कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी लैंग्वेज में दिया था। हैकल के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या थी, उन्होंने कैसे बताया कि हमारा इकोलॉजी क्या होती है। तो चलो देखते हैं। जीवधारी के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। उन्होंने बताया कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जो हमारा जीवधारियों का जो कार्बनिक अकार्बनिक जैसे जैव अपघट्य होते हैं, जो छोटे छोटे कट्स होते हैं, जीवधारियों कार्बनिक तथा कार्बनिक, जो हम लोगों का इन जीवधारियों का इन सभी का जो संबंध होता है चीज़ों से, वही इकोलॉजी कहलाती है। नंबर 2, यूजिन ओडम। यूजिन ओडम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था? पारिस्थितिकी प्रगति की संरचना है, यानी इकोलॉजी जो है वो अपनी नेचर की क्या एक स्ट्रक्चर है तथा प्रतिक्रिया का अध्ययन है। जैसा हम प्रगति के साथ करते हैं, प्रगति हमारा वो ही करती है। बट यहाँ कहने का मतलब है कि पारिस्थितिकी प्रतिक्रिया की संरचना, पारिस्थितिकी प्रगति की संरचना तथा प्रतिक्रिया का अध्ययन है। आर मिश्रा के अनुसार, ये अपने भारत के वैज्ञानिक थे इकोलॉजी के। तो पारिस्थितिकी रूप, प्रतिक्रिया तथा उन कारकों के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, उन्होंने ये बताया था। अब हमने नंबर 2 क्या स्टडी पॉइंट डाला था? हमने नंबर 2 स्टडी पॉइंट डाला था। हमारा नंबर 2 स्टडी पॉइंट था पारिस्थितिकी की शाखाएं। अब हमें नंबर 2 वही हेडिंग डालनी है, पारिस्थितिकी की शाखाएं। चलो देखते हैं। पारिस्थितिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। किर्चनर तथा श्रोएटर ने पारिस्थितिकी को 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया। नंबर 1 स्वपारिस्थितिकी और नंबर 2 है समपारिस्थितिकी। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालनी है हमको स्वपारिस्थितिकी। अब इसकी क्या डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं।
किसी एक प्राणी या एक जाति किसी एक प्राणी या एक जाति के प्राणियों के विकास क्रम पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करना स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। इसमें क्या कहा गया है, किसी एक प्राणी या एक जाति यानी किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही जाति के प्राणियों के बारे के विकास क्रम यानी जो उनका जो विकास है उस पर अध्ययन करना, पर वातावरण के जो प्रभावों का जो वातावरण इस जाति या इस जाति के प्राणी को जो वातावरण इफ़ेक्ट करता है ना, वो ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी में किसी एक जाति के जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 हेडिंग क्या आती, समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी में क्या पढ़ना है, किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले यानी एक ही प्लेस पर पाए जाने वाले सभी जीव यानी एक स्थान पर जितने भी जीव पाए जाते हैं तथा उस स्थान जहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं, एक कोई स्थान है जहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं और उस स्थान के वातावरण के पारस्परिक यानी जो स्थान है जहाँ पर ये जीव रह रहे हैं वो स्थान और अपना एनवायरनमेंट उनके बीच में जो संबंध है वही समपारिस्थितिकी कहलाती है। समपारिस्थितिकी को भी 3 उपभागों में बांटा गया है। जो किर्चनर तथा श्रोएटर थे उन्होंने 2 भागों में बांटा था, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। फिर स्वपारिस्थितिकी हमने पढ़ ली। अब फिर समपारिस्थितिकी को 3 उपभागों में विभाजित किया गया। नंबर ए समष्टि पारिस्थितिकी, नंबर बी समुदाय पारिस्थितिकी, नंबर सी पारिस्थितिकी तंत्र। नंबर 1 सब समष्टि पारिस्थितिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत किसी एक ही स्थान पर एक ही पादप जाति अथवा जंतु जाति के सभी सदस्यों तथा वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है। और आप भी कहोगे यही आपने समपारिस्थितिकी में बताया था। हाँ, ये दोनों सेम ही होती हैं, बस इसमें क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत किसी एक ही स्थान पर एक ही पादप जाति अथवा जंतु जाति के सभी सदस्यों तथा वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन समष्टि पारिस्थितिकी कहलाता है। नंबर बी समुदाय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों तथा इनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों तथा इनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी किसी स्थान पर पाए जाने वाले जितने भी जाति के लोग हैं, अब इसमें ये कोई स्पेशल जाति नहीं बताई जा रही कोई एक ही जाति हो, यानी उस स्थान पर जितने भी जाति के लोग पाए जाते हैं उनका जो वातावरण से संबंध है वो समुदाय पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम आगे चल के पूरी डिटेल में जानेंगे, इसमें नहीं है, इसका एक अलग से टॉपिक अलग से यूनिट है, इसको हम आगे चल के जानेंगे। इसको अभी थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है। इसके अंतर्गत किसी स्थान के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अपने घटक होते हैं 2 घटक होते हैं, कौन कौन से, जैविक तथा अजैविक। जो जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं उनका पारस्परिक संबंध जो होता है वातावरण से वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी